बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन के बारे में। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है और इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हम बात करेंगे कि रियल लाइफ में बर्नौली इक्वेशन का कैसा एप्लीकेशन होता है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के थ्रू। और फाइनली हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि बर्नौली इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाइड वे में प्रूफ कर सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है? तो बर्नौली इक्वेशन यही है, सिंपल। बर्नौली अंकल ने कहा कि जब कोई आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन में स्टेडी स्टेट से फ्लो करे तो उसका टोटल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मैंने क्या कहा, फिर से ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि आइडियल फ्लूइड का मतलब कि इनकॉम्प्रेसिबल हो और दूसरा नॉन विस्कस हो। तो हमने कहा कि आइडियल फ्लूइड, इसको मैंने क्या कहा, इनकॉम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, इनकॉम्प्रेसिबल। और ये क्या होता है, नॉन विस्कस मतलब विस्कोसिटी भी 0 होता है। तो इस तरह के फ्लूइड को कहते हैं आइडियल फ्लूइड। तो हमने क्या कहा कि आइडियल फ्लूइड अगर स्ट्रीमलाइन में फ्लो करे और अगर स्टेडी स्टेट रेट से फ्लो करे तो उसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो दूसरा टर्म क्या है, स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रीमलाइन का मतलब यह होता है कि मान लो कि किसी पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जैसे मान लो कि इस तरह से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन है। तो जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे या फ्लूइड एलिमेंट्स होंगे, मान लो कि इस पाथ पे ये सारे पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं और इस पाथ पे ये सारे पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, इस पाथ पे ये सारे कर रहे हैं। तो स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि जो पार्टिकल्स है वो उसी पाथ पे फ्लो करेंगे। मतलब जो पीछे वाला पार्टिकल्स है वो जिस पाथ पे आगे वाला पार्टिकल फ्लो करेगा उसी पाथ पे एग्जैक्टली पीछे वाला पार्टिकल फ्लो करेगा। जैसे कि जब परेड होता है, जब 26 नवंबर को या 15 अगस्त को जब परेड होता है, जब आर्मी के जवान परेड करते हैं तो क्या होता है, एक लाइन में चलते हैं ना। कोई भी जवान एक लाइन को तोड़ के दूसरे लाइन में नहीं जाता है, मतलब धक्का मुक्की नहीं करता, आराम से डिसिप्लिन वे में चलता है। तो इसी तरह से अगर फ्लूइड भी डिसिप्लिन वे में चले, मतलब कोई भी फ्लूइड लाइन ना तोड़े, कोई भी फ्लूइड एलिमेंट लाइन ना तोड़े, बस अपने लाइन में चले, जैसा आगे चल रहा है वैसा ही हम चलते रहेंगे। तो इस तरह के फ्लो को कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो दूसरा टर्म है कि आइडियल फ्लूइड जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में चले। और तीसरा मैंने क्या कहा कि ये स्टेडी स्टेट रेट से चले। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि उसके प्रॉपर्टी में कोई बदलाव ना आए टाइम के साथ, मतलब कि उसका वेलोसिटी टाइम के साथ ना बदले किसी पॉइंट पे, उसका एक्सेलरेशन ना बदले। इस तरह की चीजें अगर होगी तो उसका टोटल एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसमें एक चीज और है कि जो फ्लूइड चले वो डांस करते हुए ना चले, उसका कोई स्वर्लिंग मोशन ना हो, कोई रोटेशनल मोशन ना हो, मतलब फ्लो जो हो वो इररोटेशनल हो। मतलब जो फ्लूइड चल रहा है वो आराम से चले, ऐसा नहीं कि डांस कर रहे हैं जैसे पार्टी में डांस करते हैं। जैसे कि मान लो कि बारात नहीं जा रही है, नॉर्मल चल रहा है, मतलब परेड हो रहा है। और अगर फ्लूइड नॉर्मल वे में चले, स्ट्रीम लाइन में चले और आइडियल फ्लूइड हो और स्टेडी रेट से चले और इररोटेशनली चले तो उसका टोटल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अब टोटल एनर्जी कौन कौन सा होता है, तो मैंने लिखा है यहां पे P/ρ ये एक एनर्जी है, U²/2 ये दूसरा एनर्जी है और ये Gz तीसरा एनर्जी है। इस तीनों का सम जो होगा वो बराबर होगा। तो अब देखते हैं कि ये तीनों एनर्जी क्या क्या है, 1 by 1। तो सबसे पहला एनर्जी है आपका P/ρ, दूसरा है आपका U²/2 और तीसरा है आपका Gz। और बर्नौली अंकल ये कहते हैं कि तीनों का सम जो होगा वो होगा कांस्टेंट। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला जो टर्म है P/ρ वो है आपका फ्लो एनर्जी या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। इसको फ्लो वर्क भी कहते हैं, इसको प्रेशर हेड भी कहते हैं, इसको स्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। तो ये है आपका फ्लो एनर्जी पर यूनिट मास, स्टैटिक प्रेशर पर यूनिट मास। फ्लो एनर्जी पे मैंने एक वीडियो बनाया है थर्मोडायनामिक्स में, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरा उसको देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फ्लो एनर्जी क्या होता है। दूसरा टर्म अगर आप देखोगे U²/2 तो ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ mv²। तो वेलोसिटी को हम u से लिख रहे हैं, तो अगर m से डिवाइड कर दोगे तो U²/2 ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। और जो तीसरा टर्म है वो है आपका
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो बर्नौली इक्वेशन कुछ भी नहीं है। बर्नौली इक्वेशन एक सिंपल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है। यह मैकेनिकल एनर्जी का बैलेंस है, जिसमें यह कहा जाता है कि प्रेशर एनर्जी कह लो, चाहे फ्लो एनर्जी कह लो, चाहे फ्लो वर्क कह लो, चाहे जो भी कह लो प्रेशर से रिलेटेड, ये जो होता है पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ये होता है कांस्टेंट। तो अगर हम इसको देखें वेट के फॉर्म में, अगर आप इसको जी से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तीनों टर्म को अगर जी से डिवाइड कर दो, स्मॉल जी से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, तो ये हो जाएगा आपका पी बाय रो जी प्लस यू स्क्वायर बाय 2g, और ये हो जाएगा आपका जेड इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म जो हो गया वो हो गया फ्लो एनर्जी पर यूनिट वेट, क्योंकि आप ये पर यूनिट मास को आपने जी से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया पर यूनिट वेट। सेकेंड टर्म हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, और तीसरा हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये है बर्नौली इक्वेशन पर यूनिट वेट, क्योंकि इसमें सारे टर्म जो है, सारे एनर्जी टर्म पर यूनिट वेट हैं। इसको आप हेड के टर्म में भी कह सकते हैं, हाइट के टर्म में भी कह सकते हैं, क्योंकि P बाय रो जी जो होगा उसका यूनिट होगा H, मतलब हाइट का यूनिट होगा। तो ये हो गया प्रेशर हेड, इसको हम प्रेशर हेड भी कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हेड, और इसको हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हेड। तो बर्नौली इक्वेशन सिंपली यही कहता है कि मान लो कि किसी पाइप से फ्लो हो रहा है, मान लो कि ये पाइप है और इससे एक लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है, तो अगर आप किसी दो पॉइंट के बीच या कितने भी पॉइंट के बीच अगर कंपेयर कर लो, अगर ये 1 है अगर ये 2 है, तो आप और एजम्पशंस भी होने चाहिए यहाँ पे। कौन से एजम्पशंस हैं कि फ्लो आइडियल फ्लूइड का होना चाहिए, मतलब फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए। दूसरा क्या था कि फ्लो जो है वो स्टेडी स्टेट में होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब टाइम के साथ नहीं बदलना चाहिए। और तीसरा टर्म क्या था, तीसरा टर्म मैंने कहा था कि स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कि फ्लो जो है हमेशा स्ट्रीमलाइन में होना चाहिए, इस तरह से कि जो भी पार्टिकल हैं वो सारे अपने पाथ से भटक नहीं रहे हैं, अपने पाथ पे ही चल रहे हैं, चींटी की तरह एक के पीछे एक। तो इस तरह का फ्लो होगा। तो अगर हम दोनों पॉइंट के बीच अगर बर्नौली इक्वेशन लगाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका P1 बाय रो प्लस U1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 इक्वल टू P2 बाय रो प्लस U2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2। यहां पे है आपका 1 और ये 2। तो P1 बाय रो क्या है, P1 क्या है, P1 है प्रेशर एट पॉइंट 1, और 2 क्या है, प्रेशर एट सेक्शन 2। U क्या है, वेलोसिटी एट सेक्शन 1, एंड U2 है वेलोसिटी एट सेक्शन 2। इसे लिख लेते हैं। और आपका Z जो है वो है उस सेक्शन का एक रेफरेंस लेवल से या एक डेटम लेवल से, किसी भी जगह से क्या हाइट है, कोई भी रेफरेंस लेवल ले लो और इसका यहां से कितना हाइट है जो आपको पोटेंशियल एनर्जी देगा। ये है आपका Z1 और ये है आपका Z2। तो यही है आपका बर्नौली इक्वेशन, जो सिंपली यही कहता है कि जो प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल एनर्जी का हेड, वो जो है वो तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब इस पॉइंट पे जितना ये तीनों का सम होगा वही इस पॉइंट पे इस तीनों का सम होगा। मतलब ये सिंपली कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो कंजर्व होता है अगर फ्लूइड फ्लो करता है स्ट्रीमलाइन में, आइडियल फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और इरोटेशनल। तो ये हो गया आपका बर्नौली इक्वेशन। मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूं। ये हो गया आपका P बाय रो प्लस U1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 इक्वल टू P2 बाय रो प्लस U2 स्क्वायर बाय 2G प्लस GZ2। तो ये हो गया आपका बर्नौली इक्वेशन, सिंपल आइडियल फ्लूइड के लिए किसी भी दो पॉइंट पे लगाना है। और ये एक फॉर्म है जो है आपका पर यूनिट मास। दूसरा फॉर्म है जब आप इसको G से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा पर यूनिट वेट। जब आप G से डिवाइड कर दोगे तो ये यहां से G हट जाएगा, यहां पे G आ जाएगा, और यहां पे भी सॉरी ये यहां पे पहले नहीं था, यहां पे पहले नहीं था, पर यूनिट वेट वाले में नहीं था, पर यूनिट मास वाले में नहीं था, पर यूनिट वेट वाले में है, और ये वाला G जो है वो हट जाएगा। तो ये हो गया आपका बर्नौली इक्वेशन जो है
सिंपली यही कहता है। तो ये जो तीनों टर्म है वो आप इसको कह सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे टर्म मैकेनिकल हैं, ये सारे टर्म या तो वेलोसिटी से या प्रेशर से या उसके पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अगर इसी में आप एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर ऐड कर दोगे, इंटरनल एनर्जी सब ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम और ओपन सिस्टम। उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया था और मैंने क्या करा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम से, कंट्रोल वॉल्यूम से बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं डाल दूंगा, आप जरा उसको देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो अब इसके देख लेते हैं कि बर्नौली इक्वेशन का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, बहुत मजा आएगा आपको। पहला वाला देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। आप एक बार फिर से इस इक्वेशन को लिख लो। फिर से अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये है आपका P बाई रो प्लस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मान लो कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो है वो निग्लिजिबल है। मान लो ऐसा है कि मान लो कि पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल पाइप है, इस तरह से पाइप है, मान लो ये वाला पाइप है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल पाइप है, मतलब कोई एंगल वैंगल नहीं है, मतलब दो पॉइंट पे अगर बात भी करोगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं आएगा। अगर इस तरह का है तो आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो इक्वेशन बच जाएगा वो हो जाएगा P बाई रो प्लस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यही अगर आप दो पॉइंट के बीच लगा दोगे तो ये हो जाएगा P1 बाई रो प्लस U1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू P2 बाई रो प्लस U2 स्क्वायर बाई 2। देखो कैसे अब बर्नौली इक्वेशन का यूज रियल लाइफ एप्लीकेशन में कर सकते हैं आप। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, पेपर है, सिंपल पेपर है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मारूंगा फूक, और जब मैं फूक मारूंगा तो आप देखना कि ये ऐसे करके ऊपर आएगा, और फिर मैं बताऊंगा कैसे बर्नौली इक्वेशन यहां पे काम करता है। देखो, देखा आपने, देखो ये अभी नीचे है, मैं ऊपर फूक मार रहा हूं, नीचे नहीं मारो फूक। तो ये देखा आपने कि मैंने फूक मारा तो ये क्या हुआ, पेपर का टुकड़ा जो है वो ऊपर की तरफ क्यों आया? ये इसीलिए हुआ कि जब मैंने फूक मारा तो मैंने एयर का वेलोसिटी बढ़ा दिया। तो जब मैंने एयर का वेलोसिटी बढ़ा दिया तो क्या होगा कि यहां पे प्रेशर जो है वो एयर का कम हो गया, और जब प्रेशर कम हो गया तो चूंकि एयर का प्रेशर नीचे जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ऊपर जब वेलोसिटी बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो इसलिए इस तरह से ऊपर आ गया। तो ये बर्नौली इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन में यही है। अगर आप बर्नौली इक्वेशन देखोगे तो इसमें भी यही है। ये क्या कहता है कि जो P बाई रो है वो है प्रेशर हेड और प्रेशर एनर्जी वाला टर्म। अगर आप इसको और थोड़ा सिंपल वे में लिख लेना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ना, P, पहले इसको फिर से लिख लो, मतलब इसमें अगर आप रो से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, P बाई रो प्लस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज को आप नेग्लिजिबल मान रहे हैं। अगर आप रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस रो यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है तो उस तरफ जाके भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप अगर यहां देखोगे तो ये है आपका प्रेशर हेड और प्रेशर एनर्जी वाला टर्म, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म। तो जब मैंने फूंक मारा तो मैंने क्या किया, एयर का स्पीड बढ़ाया, एयर का वेलोसिटी बढ़ाया। तो जब एयर का वेलोसिटी बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर एनर्जी जो है उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं। जब दोनों का सम कांस्टेंट है, और अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया एयर का, जब मैंने फूंक मारा तो मैंने क्या किया, एयर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया, तो जो प्रेशर एनर्जी है एयर का, वहां पे जो एयर था उसका प्रेशर एनर्जी वो कम हो गया, और जब प्रेशर ऊपर कम हो गया, और चूंकि नीचे तो वही प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो नीचे प्रेशर ज्यादा ऊपर प्रेशर कम, तो ये उसको ऐसे कर दिया। देखो बहुत मजेदार है, आप खुद से ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। और देखो इस तरह से आप बर्नौली इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन का यूज समझ सकते हैं। देखो फिर से कर रहा हूं, तो ये हो गया एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि आपने देखा होगा कि जब तूफान आता है तो जो झोपड़ी होता है उसके ऊपर अगर कोई मान लो कि टीन का शेड है या फिर कोई भी स्टील का शेड है, और अगर वो लूज है
और झोपड़ी अगर तूफान आएगा तो क्या होगा, वो उसको उठा के बाहर फेंक देता है। मान लो कि ये झोपड़ी है और इसके ऊपर एक शेड है, मान लो टीन का शेड है या फिर एक हट है जिसपे ऐसे ही मतलब घास फूस का शेड बना हुआ है। तो जब हवा जब बहुत तेज बहेगी तो ये निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हवा बहुत तेज बहती है तो इसके ऊपर जो है वो वेलोसिटी और या स्पीड कह लो, वो काफी बढ़ जाता है, एयर का स्पीड। तो जब एयर का स्पीड या एयर का वेलोसिटी जब बढ़ जाता है तो यहाँ पे प्रेशर जो है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है। और चूंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, हायर प्रेशर है, और ऊपर जो है वो लोअर प्रेशर होगा, क्योंकि अंदर तो वेलोसिटी वही है ना, झोपड़ी के अंदर तो हवा नहीं गई, तो वहां पे एयर का वेलोसिटी वही है। लेकिन बाहर क्या हो गया, एयर का वेलोसिटी बढ़ गया, तो बाहर क्या हो गया, एयर का प्रेशर कम हो गया। और जब बाहर एयर का प्रेशर कम हो गया तो अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो ये प्रेशर के डिफरेंस के कारण क्या हो गया कि ये जो शेड था ये उड़ के बाहर चला गया। ये आपने ध्यान दिया होगा, या ऐसा होता है। तीसरा है कि जो एरोप्लेन होता है उसको भी जो लिफ्ट मिलता है वो एयर से, वो भी मिलता है बर्नौली इक्वेशन के कारण ही, बर्नौली इक्वेशन के थ्रू ही। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो एरोप्लेन का विंग होता है वो इस तरह का होता है, उसका शेप जो होता है वो इस तरह का होता है। मैं जरा फिर से बना दूं एक बढ़िया सा फोटो। जो एरोप्लेन का जो विंग होता है वो इस तरह का होता है, एरोडायनामिक शेप होता है इस तरह का। तो जब एरोप्लेन उड़ रही है, राइट, तो क्या हो रहा है कि हवा जो है वो पीछे की तरफ मूव हो रही है, क्योंकि जब एरोप्लेन आगे जा रही है तो हवा पीछे की तरफ इस तरह से हाई स्पीड से मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है। तो यहां देखो, जो नीचे का सरफेस है, यहां ये वाला सरफेस है, यहां से भी हवा मूव कर रही है और ऊपर के सरफेस से भी हवा मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहां पे एक हवा का पार्टिकल है, समझाने के लिए बता रहे हैं, यहां पे एक हवा का पार्टिकल है, ठीक है, इस पॉइंट पे, जो नीचे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, कुछ पार्टिकल नीचे जा रही है, कुछ पार्टिकल ऊपर जा रही है। तो इस हवा के पार्टिकल को ऊपर से अगर मूव करना है तो यहां तक पहुंचने में इसको देखो कि यहां से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कर्व है ना, इसका जो शेप है वो कर्व है। इस कारण से इस हवा के पार्टिकल को, इसी पोजीशन पे जो हवा का पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। और लेकिन इस पार्टिकल को जो नीचे से मूव कर रहा है उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसको ज्यादा डिस्टेंस मूव करना पड़ रहा है और इसको कम डिस्टेंस मूव करना पड़ रहा है, लेकिन दोनों को यहां पहुंचना है सेम टाइम में। तो डेल्टा टी में दोनों को पहुंचना है यहां से यहां, क्योंकि एरोप्लेन का स्पीड तो फिक्स है ना। तो हवा का स्पीड भी जो है, हवा अपने अपना स्पीड को एडजस्ट करेगा जिससे कि हवा फिर से वहीं पे पहुंच जाए, क्योंकि एरोप्लेन मूव कर रहा है, हवा तो यही था, ये पार्टिकल यही था, लेकिन एरोप्लेन मूव कर रहा है। तो ये जो पार्टिकल था जो इसके ऊपर से मूव किया उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, जो ऊपर से मूव किया, जो ऊपर से मूव किया उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और वही पार्टिकल जो नीचे से मूव किया उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो जो हवा नीचे से जा रही है उसका स्पीड जो है वो कम होगा, और जो ऊपर से हवा का पार्टिकल मूव कर रहा है उसका स्पीड ज्यादा होगा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सेम टाइम में एक डेल्टा टी में मान लो कि विंग यहां से यहां पहुंच गया, ये जो विंग है, एरोप्लेन का जो विंग है वो इस पोजीशन पे पहुंच गया। तो हवा का जो पार्टिकल है ऊपर से ऐसे मूव करेगा और नीचे से ऐसे मूव करेगा, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर किया उतने ही टाइम में, और ये वाला हवा जो है वो कम डिस्टेंस कवर किया। तो जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतने टाइम में तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। जो एयर ऊपर से मूव करेगा वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, हाई स्पीड से मूव करेगा, क्योंकि उसको उतना ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है उतने ही टाइम में। और जो नीचे से मूव करेगा उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है उतने टाइम में। तो जिसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो हाई स्पीड से जाएगा, और जिसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको वो लो स्पीड से जाएगा। तो ऊपर जो है वो स्पीड ज्यादा हो गया, वेलोसिटी ज्यादा हो गया, हाई वेलोसिटी एयर का, और नीचे जो है वो लो वेलोसिटी हो गया। तो जहां पे हाई वेलोसिटी होता है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है।
और जहां पे लो वेलोसिटी होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो है विंग्स के नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया और ऊपर जो है वो प्रेशर कम हो गया। तो इस कारण से क्या है कि एयर जो है उसको लिफ्ट कर देगा एरोप्लेन को और उसको लिफ्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है विंग्स का वो इसी तरह से बनाया जाता है, इस तरह से। उसका कारण यही है जिससे कि हवा उसको लिफ्ट प्रोवाइड कर सके और फिर एरोप्लेन को कंट्रोल मिल सके और लिफ्ट मिल सके, दोनों एक साथ। तो ये है दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप करके देखना। एक बलून लेना आप, या दो बलून लेना। दो बलून लेना इस तरह से, मान लो कि एक बलून ये है और दूसरा बलून है ये, और दोनों बलून में धागा बांध देना और दोनों बलून को बहुत पास पास, थोड़ा सा गैप रख के, बहुत कम, मान लो कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का गैप रख के दोनों बलून को लटका देना धागा से, ठीक है। और एक लेवल पे रखना दोनों बलून को। और क्या करना, आप एक ट्यूब ले लेना, मतलब कोई भी ट्यूब ले लेना जिससे आप फूंक सको, और आप दोनों के बीच जो गैप है, दोनों बलून के बीच जो गैप है यहां पे, वहां पे मारना फूंक उस ट्यूब से। तो देखोगे क्या होगा कि बलून दूर जाने के बजाय पास आएगी। उसका कारण यह होगा कि जब आप फूंक मारोगे तो क्या होगा कि आप एयर का स्पीड उसके बीच में बढ़ाओगे, दोनों के बलून के बीच में जो गैप है वहां पे आप एयर का स्पीड बढ़ाओगे। और जब आप एयर का स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा कि वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। और जब वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो फिर से बलून को जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस तरफ से है वो दोनों उसको इस तरफ मूव करने के लिए प्रेशर क्रिएट करेगा, तो बलून जो है वो पास आएगा। ये काम कर सकते हैं आप पिंग पोंग बॉल में भी। दो छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल ले लेना जो बहुत हल्का हो और दोनों में थ्रेड लगा देना और फिर आप बीच से फूंक मारना। जब आप फूंक मारोगे तो देखोगे कि दोनों बॉल जो है वो करीब आएगा। आपको लगेगा कि बॉल जो है वो दूर जाएगा, लेकिन दूर नहीं जाएगा, वो करीब जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपने कभी देखा होगा मूवीज में कि जब आप खड़े होते हैं, मान लो कि कोई हीरो जैसे शाहरुख खान खड़ा है और ट्रेन जो है वो इस तरह से पास कर रही है बहुत हाई स्पीड से, और यहाँ पे अगर कोई खड़ा है, ट्रेन की तरफ खड़ा है, तो क्या करेगा, अपने ट्रेन हाई स्पीड से जा रहा है तो एयर का स्पीड भी बढ़ गया, तो क्या होगा कि यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाएगा ट्रेन के जाने से। मतलब इंसान के आगे, अगर मैं मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे आगे से ट्रेन ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो क्या होगा कि जब ट्रेन हाई स्पीड से क्रॉस करेगा तो एयर का स्पीड भी ज़्यादा होगा, और जब एयर का स्पीड वहाँ पे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे प्रेशर थोड़ा मेरे आगे कम हो जाएगा, तो वो मुझे आगे की तरफ पुश करेगा। तो जब मुझे बचना होगा तो मैं अपने आप को पीछे की तरफ पुश करूंगा, नहीं तो मैं गिर सकता हूँ। तो ये मूवीज में भी देखा जाता है, शाहरुख खान की मूवी चाहे बहुत सारे मूवीज में इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे बर्नौली इक्वेशन का यूज होता है। बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। आपने देखा होगा बच्चों को नेबुलाइज करते हैं, तो नेबुलाइज करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि नेबुलाइजर में जो हम नाक के पास लगाते हैं मास्क, उसमें वो लिक्विड मेडिसिन डाल देते हैं और फिर एक ब्लोअर होता है एयर का, वहां से वो ब्लोअर हवा छोड़ता है और फिर जब हवा हाई प्रेशर में आता है और फिर जब यहाँ पे नेबुलाइजर में वो एक नोजल से निकलता है तो वहाँ पे लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है। और उस कारण से क्या होता है, जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जो नोजल के अंदर लिक्विड होता है ना, वो लो प्रेशर में फ्लैश करता है और फिर वो जो लिक्विड ड्रॉपलेट जो होता है, छोटा छोटा ड्रॉपलेट, वो आपके नाक से, बच्चे के नाक से वो लंग तक पहुंचता है। तो नेबुलाइजर में भी जो है वो बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप सोच के बताना, कभी कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये भी एप्लीकेशन है। अगर आपको और एप्लीकेशन समझ में आए, बहुत जगह बर्नौली इक्वेशन हर जगह एप्लीकेबल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना और हम फिर उस पर डिस्कस कर सकते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रूफ करेंगे बर्नौली इक्वेशन को, और हम जो प्रूफ करेंगे वो हम करेंगे आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन को से। सो प्रूफ ऑफ बर्नौली इक्वेशन, प्रूफ ऑफ Bernoulli's equation from Euler equation of motion। अब आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होता है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था और ये अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पे, तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। अगर आपको आइलर इक्वेशन के बारे में नहीं पता है तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो एक पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट और क्लियर पिक्चर आएगा। बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे जो बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन है
मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे बुक में उसका डेरिवेशन सही तरीके से नहीं किया हुआ है, एक क्लैरिटी नहीं है उसमें कि क्या। तो बहुत कम बुक में उसका डेरिवेशन सही से किया हुआ है, जैसे कि एच सी वर्मा के बुक में सही से किया हुआ है, और बहुत सारे बुक हैं जहाँ पे उसका डेरिवेशन गलत भी है। मैं उस बुक का नाम नहीं लूंगा। तो इसीलिए समझना जरूरी है कि इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो जो आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है आपका रो डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ग्रैड पी प्लस रो जी। तो ये है आपका 3 डायमेंशन में। अगर हम इसको सिर्फ एक डायमेंशन में लिखें, एक्स डायरेक्शन में लिखें, तो ये हो जाएगा आपका रो इंटू डी यू बाय ये हो जाएगा आपका रो इंटू कैपिटल डी यू बाई कैपिटल डी टी इक्वल टू माइनस ग्रैड पी प्लस रो जी एक्स। तो अगर आप इसको तोड़ोगे, मटेरियल डेरिवेटिव को तोड़ोगे, तो ये हो जाएगा रो इंटू डी रो डी यू बाई डी टी प्लस यू डी यू बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी वाई प्लस डब्ल्यू डी यू बाई डी जेड, और इक्वल टू क्या होगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी। ये क्या होता है, माइनस डी पी बाई डी एक्स अगर आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करोगे, और प्लस रो जी एक्स। यहां पे जी एक्स क्या है, एक्सिलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो अगर हम इस आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन को जो हमने एक्स डायरेक्शन में लिखा है, अगर हम इसको सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, अगर मान लो कि फ्लूइड का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, मान लो कि वो डायरेक्शन जो है वो एक्स है, एक एग्जांपल के लिए अगर वो यूनिडायरेक्शनल है और वो डायरेक्शन मान लो एक्स है, तो यहाँ पे वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये वाई कंपोनेंट है आपका, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है भी वो वाई डायरेक्शन में है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, और ये जो वेलोसिटी है डब्ल्यू ये भी जेड डायरेक्शन में, ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो आपका बच क्या जाएगा, आपका बच जाएगा रो इंटू डो यू बाई डो टी प्लस यू डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू माइनस डो पी बाई डो एक्स प्लस रो जी एक्स। तो ये जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, इसलिए वाई और जेड का कंपोनेंट जीरो हो गया है। अब अगर आप बर्नौली इक्वेशंस के एजम्पशंस देखोगे, मैंने क्या कहा था कि फ्लो जो हो वो आइडियल हो और फ्लूइड जो हो वो इनकॉम्प्रेसिबल हो। मैंने कहा था कि आइडियल फ्लूइड हो, स्ट्रीमलाइन में हो, स्टीडी स्टेट पे हो और इररोटेशनल हो। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब इनकॉम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। स्ट्रीमलाइन का मतलब कि वो एक ही पाथ पे चल रहा है, और स्टीडी स्टेट का मतलब कि प्रॉपर्टी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे, तो ये जो है डी यू बाई डी टी, ये है एक्सिलरेशन, इसको कहते हैं टेम्पोरल एक्सिलरेशन। यह है एक्सिलरेशन जो टाइम के कारण है, मतलब अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसके कारण जो एक्सिलरेशन है उसको कहते हैं टेम्पोरल एक्सिलरेशन। और ये जो है यू डी यू बाई डी एक्स, ये भी एक्सिलरेशन है, बट ये जो एक्सिलरेशन है वो है स्पेशियल एक्सिलरेशन। जो एक्सिलरेशन जो वेलोसिटी जो पोजीशन के साथ बदल रहा है उसके कारण से है। तो फ्लूइड जब फ्लो हो रहा है किसी पाइप से, तो मैंने कहा स्टीडी स्टेट। स्टीडी स्टेट का मतलब कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ किसी एक पोजीशन पे बदलना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है, वेलोसिटी है, यू कंपोनेंट, वो किसी भी पोजीशन पे टाइम के साथ नहीं बदलेगा। इसका मतलब टेम्पोरल एक्सिलरेशन जीरो। लेकिन एक्सिलरेशन जो स्पेशियल एक्सिलरेशन है वो होगा, क्योंकि वेलोसिटी पोजीशन के साथ बदल सकता है। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और हो सकता है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और हो सकता है। तो वेलोसिटी पोजीशन के साथ बदल सकता है लेकिन टाइम के साथ नहीं बदल सकता है। तो अब जो आपका इक्वेशन बच गया वो बच गया आपका रो यू डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू माइनस डो पी बाई डो एक्स प्लस रो जी एक्स। अब मैंने क्या कहा कि ये है जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए कर रहे हैं जो एक्स डायरेक्शन में है। तो मान लीजिए यहां पे आप ये मान लीजिए कि ये एक्स डायरेक्शन है
और इस डायरेक्शन में एक स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। और मान लीजिए आप एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट, ये वाला, जिसका लेंथ मान लीजिए आप dx, जो x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर इस फ्लूइड एलिमेंट की बात करें तो इस पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इस तरफ से लगेगा। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं उस फ्लूइड एलिमेंट पे, तो वो नीचे की तरफ लगेगा g। तो मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये है थीटा। तो इस g का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो के डायरेक्शन में क्या होगा, ये होगा आपका g cos थीटा। और चूंकि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, इस डायरेक्शन को, आगे वाले डायरेक्शन को मान रहे हैं पॉजिटिव, x पॉजिटिव, तो g नीचे लग रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट इधर होगा वो x के ऑपोजिट में लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस g cos थीटा। तो आप अगर इसको देखें, इस फ्लूइड एलिमेंट को देखें, तो इस तरह का है। ये है आपका फ्लूइड एलिमेंट जिसका लेंथ है dx, और इस फ्लूइड एलिमेंट पे जो ग्रेविटेशन लग रहा है ये लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में g। अब अगर आप ये देखें कि ये फ्लूइड एलिमेंट जो मूव किया, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव किया, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव किया फ्लूइड पार्टिकल, तो उसके दौरान इसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, इसका एलिवेशन में चेंज कितना आया, तो वो आप देखोगे तो वो एलिवेशन में जो चेंज आया वो हो गया आपका ये, जिसको आप डी जेड कह लो। तो ये डिस्टेंस जो हो गया आपका यहां से यहां तक वो हो गया डी जेड, और ये एंगल है आपका थीटा। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये एक ट्राइंगल बनेगा, तो यहां पे अगर cos थीटा देखोगे तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है डी जेड, और हाइपोटेनियस है आपका डी एक्स। तो यहां से आप आराम से लिख सकते हो डी जेड इक्वल टू डी एक्स कॉस थीटा। इसको हम आगे यूज करेंगे, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। अब कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ और इस पे फोकस करो, इस वाले इक्वेशन पे फोकस करो। तो ये जो इक्वेशन है आपका रो यू डो यू बाय डो एक्स इक्वल टू माइनस डो पी बाय डो एक्स, और ये है आपका रो जी एक्स। जी एक्स क्या है, ये है एक्स डायरेक्शन में फ्लूइड का एक्सिलरेशन। तो एक्स डायरेक्शन में फ्लूइड का एक्सिलरेशन क्या है, माइनस जी कॉस थीटा ना, क्योंकि उस पर जो ग्रेविटी लग रहा है वो नीचे लग रहा है, और उसका जो कंपोनेंट फ्लूइड के डायरेक्शन में है वो है जी कॉस थीटा, और चूंकि वो निगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए ये इस तरफ लग रहा है, और पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन आगे की तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा। तो जी एक्स के जगह पे हम लिख देंगे माइनस जी कॉस थीटा। अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो ये हो जाएगा रो यू बाय डो एक्स इक्वल टू माइनस डो पी बाय डो एक्स माइनस रो जी कॉस थीटा। अब आप क्या करो कि dx से मल्टीप्लाई कर दो हर तरफ, ये हो जाएगा रो यू डो यू इक्वल टू माइनस डो पी माइनस रो जी डो एक्स कॉस थीटा। अगर आप देखोगे इसमें तो ये जो dx cos थीटा है वो है आपका किसके बराबर, dz के बराबर। तो इसके जगह पे आप dz लिख दो, ये हो जाएगा रो यू डी यू इक्वल टू माइनस डी पी माइनस रो जी डी जेड डो जेड। तो अगर आप सारे टर्म को एक तरफ कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रो, सारे टर्म को एक तरफ कर दोगे तो रो यू डी यू प्लस डो पी प्लस रो जी डी जेड। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे पूरे स्ट्रीम लाइन पे तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि रो कांस्टेंट है तो रो बाहर हो जाएगा, तो रो और यू डी यू का क्या होगा यू स्क्वायर बाय 2, और इसका क्या होगा डीपी का क्या होगा पी, और रो जी दोनों कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी जेड का क्या हो जाएगा जेड, और इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि इस तरफ तो अब जीरो है, लेकिन जब इंटीग्रेट कर दिए तो वो एक कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। यही तो है बर्नौली इक्वेशन। पहले प्रेशर को लिख दो, फिर आप डेंसिटी वाला टर्म लिख दो, प्लस फिर जो आपका बच गया रो जी जेड इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर आप रो से डिवाइड कर दोगे तो
पी बाय रो प्लस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया प्रूफ आपका। तो ये सही तरीका है बर्नौली इक्वेशन को प्रूफ करने का। अगर आपको अलग अलग तरीके से अगर प्रूफ करके बताया जाता है बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में गलत है। मैंने एक बुक कहा इसमें सही है, वो है एस सी वर्मा की बुक। और फ्लूइड मैकेनिक्स की कुछ बुक है, जैसे कि आर के बंसल की बुक है, उसमें भी सही है। बाकी बहुत जगह मैंने गलत भी देखा है, तो आप जरा उससे सावधान रहिएगा। और ये वाला प्रूफ आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से, मोमेंटम बैलेंस जहां से आइलर इक्वेशन आया है वहां से मैंने प्रूफ किया है। तो दोस्तों, ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।